वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 28th ऑफ अगस्त 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का एडिटोरियल। सो आज के एडिटोरियल में क्या है? हिमालयन ब्लंडर्स। राइटर ने ये लिखा है आज के एडिटोरियल में कि हिमालयन ब्लंडर। तो हम इसको समझने की करेंगे कि हिमालयन ब्लंडर को लेके राइटर जो है मल्लिका भानोत और वो जो सीपी राजेंद्र साहब हैं वो क्या लिखते हैं, और चारधाम महामार्ग विकास परियोजना जो प्रोजेक्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से माना जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है और ये कैसे इकोलॉजी को के साथ क्या बैलेंस बना रखा है क्या, या फिर ये इकोलॉजी को डैमेज करते हुए बन रहा है। तो हमें वो चीज को समझना है। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि कैसे ये डेंसली फॉरेस्टेड जो एरिया है, जैसे बहुत सारे रीजन उसमें लिखे हैं, जैसे चंबा रीजन हो गया, शिवपुरी रीजन हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली हो गया, ये सब रीजन को कैसे उन्होंने डिस्टर्ब किया है। केवल एक एरिया उन्होंने छोड़ा है, जैसे भागरथी इको सेंसिटिव जोन, जिसको उन्होंने केवल रिमेन बचा है, जिनको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। उसके अलावा सारे एरिया को समहाउ उसको उसको जो रोड है उसकी चौड़ीकरण हो रही है, और उसमें भी समझेंगे कि जब आपको कहा गया है कि आप 5.5 मीटर की रोड का आप विस्तार करो, आप उसको 10 मीटर की रोड की क्या जरूरत है, अब वो भी ऐसे एरिया में जहां पे आप समझ सकते हो कि वहां पे इकोलॉजी का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। और फिर हम ये भी समझने की कैसे कोशिश करेंगे कि कैसे जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आप सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको कैसे बाईपास किया गया है। तो मैंने कोशिश किया है कि इसके ऊपर एक अच्छा पीडीएफ बनाऊं, और आपको ये पीडीएफ तपस के उस पे ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा मैं। और साथ में मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका वायलेशन हुआ है। तो राइटर लिखते हैं कि कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसका वायलेशन हुए हैं, जिसका जवाब देना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को, कि आपको क्या जरूरत थी। फिर उसके बाद ये भी राइटर ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें गंगोत्री को बचाने की जरूरत है। गंगोत्री आप सबको समझ में आ गया, इसकी बात कर रहा हूं मैं कि कैसे इसको सेव करने की। यहाँ के ग्लेशियर्स जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे यहाँ पे पिघल रहे हैं, रिसीड्स हो रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ गंगोत्री भी जरूरी है, तो उसको लेके, और इसका इम्पैक्ट कैसे ओवरऑल जो है बाकी लोगों के ऊपर पड़ रहा है, वहां के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और बाई लार्ज में देखेंगे तो पूरे जो है, क्योंकि यहीं से रिवर्स निकलती हैं और यहीं से यही वाटर जो है वो जो है इंडिया के अलग अलग भागों में जाता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल किसके ऊपर पड़ेगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने स्टाइल में अपन स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले कि चार धाम महामार्ग विकास परियोजना है क्या, और इसको लेके क्यों इतना सीरियस है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये एफिडेविट फाइल करते जा रहे हैं, और इनको सुप्रीम कोर्ट कैसे कन्विंस हुई हुई थी। तो पूरी यात्रा समझेंगे इनकी। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चार धाम महामार्ग विकास परियोजना जो है ये क्या है, तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो ये चार धाम महामार्ग विकास परियोजना का जो फाउंडेशन स्टोन था वो दिसंबर 2016 में रखा गया था। और ये क्यों रखा गया था कि इम्प्रूव्ड, जो एग्जैक्ट लिखा है वही मैं बढ़ के बताऊंगा, ये नहीं मेरे को कुछ अलग तरीके से नहीं समझाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वही मैं बताऊंगा। तो सीक टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन फोर जो होली प्लेस है, पिलग्रिमेज साइट जो इसको बोलते हैं अपन, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री इन उत्तराखंड। ये आपको एरिया आपको मैंने मैप में दिखा दिया कि यमुनोत्री से आपको पता है यमुना निकलती है, फिर गंगोत्री हो गया, गंगा का ओरिजिन पॉइंट। फिर एक है केदारनाथ और एक है बद्रीनाथ। तो इसको इस चार जगह पे ये डेस्टिनेशन है, इस चार जगह पे अपने को पहुंचना है। तो उसके लिए उन्होंने सात रास्ते का उन्होंने खोज किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक अलग से है पिथौरागढ़ और टनकपुर वाला जो है वो अलग से हाईवे, वो हाईवे अलग है। तो इन्होंने सात जगहों को कनेक्ट करने की, सात उस टाइप का बनाने की कोशिश किया है रोड, जिसको कनेक्ट किया जाएगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से। तो अब देखेंगे कहां से, तो आप ऋषिकेश सेंटर पॉइंट ले लो। तो ऋषिकेश से धरासू, और धरासू से पहुंचेंगे यमुनोत्री, और फिर धरासू से ही हम इधर से निकल जाएंगे तो पहुंच जाएंगे गंगोत्री। तो ऋषिकेश जो है वो मेन सेंटर ऑफ इनका अट्रैक्शन है, ये समझो। और फिर उसके बाद ऋषिकेश से अगर जाएंगे तो रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से एक लेफ्ट की रास्ता कटेगा तो वो जाएगा केदारनाथ, और अगर ऊपर वाला चला जाएगा तो वो जाएगा बद्रीनाथ।
तो इनके मैप के हिसाब से जहां तक हमें लग रहा है कि इन्होंने ऐसा रखा है, और एक जो है वो पिथौरागढ़ और टनकपुर वाले को भी इन्होंने डेवलप करने की कोशिश किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। वाज फाउंडेशन स्टोन वाज इन दिसंबर 26, तो आपको ये याद रखना है। इंप्रूव कनेक्टिविटी याद रखना है। अब हम इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको तरीके से समझाऊंगा कि कैसे ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट था भाई ये, फिर बाद में इसको कैसे नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया गया। आप तो कह रहे हो कि हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, ऋषिकेश को हम कनेक्ट कर रहे हैं यमुनोत्री से, ऋषिकेश को कनेक्ट कर रहे हैं हम केदारनाथ से, आप ऋषिकेश को कनेक्ट कर रहे हो बद्रीनाथ से। तो आपका तो ये कनेक्टिव है, तो आपका कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ना। बाद में जब इस पे डिस्कशन होगा तो आप इसको बना दोगे नेशनल इंटरेस्ट, तो देखेंगे हम। अब देखना दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना, 12,000 करोड़ का कॉस्ट है ये, और डेवलप अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर ऑफ हिमालयन रीजन, 889 किलोमीटर के प्रोजेक्ट हैं ये। पूरे एरिया को जोड़ोगे तो इतना, समझाता हूं मैं आपको। सो 900 किलोमीटर का हिमालय रीजन के प्रोजेक्ट को आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो आपको सोचो कितने सारे फॉरेस्ट की कटिंग होगी, कितने सारे लैंड्स जो होंगे, जो एक नॉर्मल फॉरेस्ट लैंड होंगे, या फिर या तो वो फॉरेस्ट लैंड होंगे या फिर वो एग्रीकल्चर लैंड होंगे उसके, और वो फर्टाइल, वो भी फर्टाइल लैंड। तो आपने इसको एक्वायर किया होगा आपने। सो आपको ये देखना पड़ेगा। तो चार धाम प्रोजेक्ट में 12,000 करोड़ का पैसा लगा है सरकार का, और 889 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और आपको पता है कि चार अलग अलग जगहों को जोड़ना है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। फिर चार धाम प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन वाइडनिंग द एग्जिस्टिंग रोड्स इन द रीजन along with ensuring adequate and sufficient slope protection। तो स्लोप प्रोटेक्शन भी करेंगे आपको, यस चौड़ीकरण तो करेंगे, उसको वाइडनेस को बढ़ाएंगे रोड की, और साथ में एक स्लोप प्रोटेक्शन लाएंगे। आपको दिखाते हैं मैप में, मैं उसमें दिखाने की, इमेज में दिखाने की कोशिश करूंगा कैसे वो स्लोप को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। द इंटायर लेंथ ऑफ हाईवे विल बी टू लेन होगा विथ ए पेव्ड शोल्डर्स एंड ए मिनिमम विड्थ ऑफ 10 मीटर। सो ये गवर्नमेंट ये इस 10 मीटर को लेके डिस्प्यूट है। 5.5 मीटर था पहले, बाद में इसको 10 मीटर किया गया। तो इसको लेके राइटर ने लिखा है कि भाई क्या जरूरत है कि 5 साढ़े 5 मीटर की लेंथ वाली अगर रोड थी तो तुमको 10 मीटर की क्या जरूरत थी। और 10 मीटर की लेंथ मतलब आपको समझ रहे हो, हिमालयन साइड में अगर 10 मीटर की लेंथ, आप बहुत ही टिपिकल काम होगा कि आपकी उसकी जियोलॉजिकल चीजें हैं, उसको आप उसको टेम्पर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसमें, और उसमें क्या उसके पीछे क्या साइंटिफिक चीजें आपने रिसर्च किया है, कौन से आपने कमिटी बैठाई है, और कौन से लोगों से आपने इसका लेके आप इससे आइडिया लिए हैं। जैसे वहां पे बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो इसको लेके काम करती हैं, आपने उनसे परमिशन लिया क्या, आपने उनसे एडवाइस लिया क्या कि इसको 5 मीटर से 10 मीटर अगर मैं कर दूंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहां की जो इकोलॉजी है, और वहां के जो, जिसकी वजह से वहां के लगातार लैंडस्लाइड और डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, तो वो देखेंगे। तो ये पहले 5 मीटर था, 5.5 मीटर, बाद में इसको 10 मीटर किया गया है। तो इसको लेके राइटर ये भी कंसर्न रखते हैं। द विड्थ ऑफ कैरेजवे हैड बीन इन कॉन्ट्रावेंशन टू द मिनिस्ट्री। अब यही मैं बोल रहा हूं कि 2018 के जो खुद ही ट्रांसपोर्ट और हाईवे सर्कुलर जो था मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे का, कि वो 2018 में कहते थे कि 5.5 की जरूरत है मैक्सिमम लेंथ विड्थ उसकी, क्योंकि सेंसिटिव रोड्स हैं, उसके जो इकोलॉजी है वो इतने सेंसिटिव हैं, उसके जो वहां के जो लैंड हैं वो अलग तरीके के हैं, वो नॉर्मल प्लेन तो है नहीं। बाद में आपको इसको बढ़ा के 10 मीटर करना पड़ रहा है, तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो हाईवे है उसकी जो है, जो उनकी जो 2018 में समझ थी कि हमें 5.5 से काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आप इसको 10 कर रहे हैं, तो खुद ही मिनिस्ट्री के जो रिपोर्ट है, सर्कुलर्स हैं, उसको आप खारिज कर रहे हैं कोर्ट में। सो देखते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि देखते हैं, राइटर कह रहे हैं कि हम ये भी समझेंगे कि क्या है बेनिफिट। राइटर तो नहीं कह रहे हम, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका बेनिफिट भी समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि केवल निगेटिव नहीं पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या है। सो बेनिफिट बहुत सारी चीजें है। इकोनॉमी बूस्ट होगा उत्तराखंड का, और जो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट है, क्योंकि छोटे जो उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लैंडस्लाइड होता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक ही बार में बहुत सारे लोगों की वहां पे डेथ हो जाती है।
फिर 2 लेन रोड है, ब्रिज है, टनल को कनेक्ट विल बी डिक्रीज, और टाइम को 30 से 40% टाइम जो है ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग टाइम बचेगा तो फ्यूल का कॉस्ट बचेगा, तो फ्यूल कॉस्ट बचेगा। नए साइन बोर्ड लगाऊंगा, सिक्योरिटी मेजर्स, उससे क्या होगा, ड्राइवर्स को चलाने में हेल्प होगी। फिर उसके बाद ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी बिटवीन, जो जो आने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उनको यहाँ पे एक टाइप का सिक्योर फील करेगा कि चलो सेफ जर्नी है, चलते हैं घूमने के लिए। फिर न्यू जॉब्स वहाँ के लोकल्स के लिए क्रिएट्स किए जाएंगे, और जो कि ओवरऑल डिक्रीज है माइग्रेशन को, जो है वहां पे से लोग जो बाहर की ओर जाते हैं काम करने के लिए, वो थमेगा, थोड़ा सा कम होगा। एंड इट हेल्प्स द आर्मी इन द सिक्योरिटी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये सब तो कहने वाली बात है, जो जो लड़ाई हो रही है वो इस पे हो रही है, डिस्प्यूट हमारा ये है कि इट हेल्प्स आर्मी इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर अलोंग विद चाइना। बट आर्मी तो ऑलरेडी जाके कह रही है, आर्मी से पूछा गया कोर्ट में, तो आर्मी तो बोल रही है कि हमारे लिए 5.5 मीटर भी सही है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऑफ कोर्स 10 मीटर का मिलेगा तो हमको सही है हमारे लिए। जो वहां पे अगर सामने साइड वाला, अगर चाइना, अगर बॉर्डर पे चाइना ने अपने बॉर्डर पे मान लो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे हेलीपैड बना दिया, तो हमारे जैसे बंदे यहां से जाएंगे वहां बॉर्डर की ओर, तो वो ऊपर से बमबार्डिंग कर सकते हैं कभी भी। तो वो तो है ही, हमें भी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रोडवेज हमें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हम यहाँ पे अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर की सेट कर सके। लेकिन किस कीमत पे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ के पूरे सिस्टम को तोड़ते हुए करेंगे, यहाँ की पूरी इकोलॉजी को खत्म करते हुए करेंगे, या फिर सस्टेनेबल तरीके से करेंगे। और जब मैं सस्टेनेबल बोलता हूं तो सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर जनरेशन को केवल सेव करना है, फ्यूचर जनरेशन को सेव करना है, बट प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करना है, विदाउट डैमेजिंग, विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। हमारी जो नीड है, हमारी जो करंट जो सिनेरियो है, उसको भी फुलफिल करना है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक अच्छा तरीका से उसको, नेचर को छोड़ना है उनके लिए। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और साथ में वहां के लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, लोकल पार्टिसिपेशन क्या है वहां का। ये लोग बेहतर तरीके से उस एरिया के उस जियोलॉजी को, उसके टेरेन को जानते हैं। आप इनसे इनसे क्या एडवाइस लिए हो। तो बहुत सारे राइटर चीजें उसमें लिखना चाह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि डेंस फॉरेस्ट जो एरिया था, चंबा का, आगरकाल का, मलेता का, शिवपुरी का, रुद्रप्रयाग का, चमोली का, बहुत सारे, कर्णप्रयाग का, आप सबको तो खत्म ही कर दिए हो फॉरेस्ट एरिया को। एक एरिया को छेड़ कर, वो भी बहुत भागीरथी बची हुई है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। जिन लोग को सेंसिटिव जोन नहीं पता है, आप उसको पढ़ें कि आप इस जोन में कौन सा परमिशन लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। केवल ये इको सेंसिटिव जोन है, इसमें ज्यादा हाथ नहीं डाल सकते, केवल ये एरिया बचा है। बाकी बहुत सारे सेंसिटिव जोन है जिसको आपने चेंज कर दिया है। तो उसको लेके राइटर लिखते हैं। और फिर उसमें देखो ना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या लिखा गया है, कि आप इन ईपीए का एक्ट देखो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। तो वो हो गया। तो फिर देखते हैं कंसर्न क्या है चार धाम को। अब बेनिफिट तो समझ गया, मैंने आपको समझा दिया कि ये सब होगा, बेनिफिट है ये। तो आप देखते हैं कि कुछ कंसर्न भी होगा, तभी तो राइटर इतना लिख रहे हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो जाके पीआई लगा रहे हैं बार बार कोर्ट में। एक तो राइटर ये लिख रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यू जो है कंजर्वेशन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं, विच फास्टेस्ट रिसीडिंग ग्लेशियर्स। अब ये गंगोत्री आपको पता ही है, ये गंगोत्री है, यहाँ पे ग्लेशियर्स है, गंगोत्री ग्लेशियर्स। अब ये बहुत जल्दी ना पिघल रहा है, डिसीड्स हो रहा है, तो उसको लेके ब्लैक कार्बन को लेके बोलते हैं कि उसमें भी जो मेन रीजन है वो उसका क्या है, जो ये जो गंगोत्री है सॉरी, इसका मेन रीजन यहाँ के व्हीकल्स। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हीकल्स पहुंचेंगे तो डेफिनेटली वहां पे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन की वजह से वो हो जाएगा, जो होगा ग्लेशियर जो होगा वहां पे क्या होगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, तो वो रिसीड होगा, तो ग्लेशियर रिसीड होगा। तो एक तो इन्होंने ये बोला। फिर ब्लैक कार्बन को लेके लिखा है इन्होंने कि ब्लैक कार्बन की वजह से भी होता है, जो वहां पे डिपॉजिट होता है वो बढ़ता जाता है, उसकी वजह से होता है। तो एक रीजन उन्होंने ये दिया है, तो हमें इसको बचा के रखना है। इसकी वजह से, चार धाम प्रोजेक्ट की वजह से, ये जो है ना, जो ग्लेशियर्स है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। सेकेंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशंस। राइटर ये लिखता है कि आप तो
जो EIA होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये अलग से टॉपिक है यूपीएससी में, कि इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर कभी कभी मेंस में पूछ देता है। सो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे ईआईए का। अब ये इसमें ईआई में लिखा हुआ कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप मान लो कि सपोज दैट कि मैं मान लो कि 100 किलोमीटर तक का ही आपको परमिशन दूंगा और आपकी प्रोजेक्ट 900 किलोमीटर का है, तो ईआई आपको परमिशन नहीं देगा ना। तो इन्होंने क्या किया, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया है। चलो 100 किलोमीटर से 90 का, तो 90 वाले का तो परमिशन ले लेंगे। तो बाईपासिंग दी लॉ कर रहे हैं, ये बाईपास कर रहे हैं ईआई के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको बाईपास कर रहे हैं। फिर ये है कि डिबेट ऑफ इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट ऑफ हिल्स। तो इन्वायरमेंट का जो डिबेट है और डेवलपमेंट ऑफ हिल्स है कि आप इन्वायरमेंट को भी बचाएं और हिल्स जो हिल्स एरिया है उसको भी डेवलपमेंट करें, तो इसको लेके है। लेकिन किस कीमत पे करेंगे? आप जोशीमठ जैसे इंसिडेंट चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि इस टाइप की चीजें, ये डेवलपमेंट का मैंने कुछ फिगर्स दिखाए आपको, एक इमेज देखिए कि आप इस टाइप का ये कुछ जो यहां से लैंडस्लाइड से बचने के लिए इस टाइप का कुछ ये दीवार बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, जिस जो वॉल की बात कर रहे हैं, और इसके नीचे अपनी गाड़ी जाएगी। कुछ टनल्स बना रहे हैं आप, कुछ ब्रिज बना रहे हैं। सो आप जब इस टाइप की चीजें क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस एरिया की जो लैंड का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जियोलॉजी के साथ छेड़खानी। आपको वहां के फॉरेस्ट को तोड़ रहे हैं, वहां की झरने को तोड़ रहे हैं, वहां की जितने भी नेचुरल साइट्स हैं उसको ब्रेक कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका पर्पस कुछ अच्छा है, लेकिन आप किस कीमत पे कर रहे हैं, राइटर वो बात करना चाह रहे हैं कि आपको एक मान लो 132 ब्रिज बनाना है भाई, 3 टनल बना रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो इतने बड़े बड़े वॉल आपको क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उस एरिया का होगा। लेकिन उसका आपने इंपैक्ट क्या, आप असेसमेंट क्या किया है? तो इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या है, आपने क्या उसके लिए असेसमेंट किया है? क्या आपने वो जो भी गाइडलाइंस है उससे गुजरे हैं क्या आपने? तो बहुत सारे लूप होल्स हैं उसमें, तो वो उसको लेके लगातार ये डिस्प्यूट में था ही। ये प्रोजेक्ट 2016 के बाद ही डिस्प्यूट में था, फिर बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसको परमिशन दिया है। तो इसको लेके राइटर्स लिखते हैं और बहुत सीरियस नोट में लिख रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि चलो आप हिल्स की बात कर रहे थे कि टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, माइग्रेशन कम होगा, जो भी है सो एंड सो बढ़ेगा, लेकिन डिबेट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ये कहां से आ गया? तो जब इनको 5.5 मीटर से इनको 10 मीटर करना था, तो डेफिनेटली वो कुछ तो इस टाइप की चीजें हो, तो फिर नेशनल इंटरेस्ट बोला कि चाइना अटैक करेगा तो ये होगा, और कैसे हमें अपने इस साइड स्ट्रॉन्ग करना है। तो नेशनल इंटरेस्ट को लेकर जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे थोड़ा सा लिनियंट हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में मैंने पढ़ा है जहां पे नेशनल इंटरेस्ट अगर आप बोलते हो, और बहुत सारे केस लॉज भी हैं जिसमें बोला है कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन होना चाहिए, आप नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं मांग सकते हो, लेकिन फिर भी लीनियंट होती है सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में। तो डिबेट ऑफ इन्वायरमेंट जो है वहां पे नीचे पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। आप समझो उस चीज को, जब नेशनल इंटरेस्ट होता है तो इन्वायरमेंट का जो कंसर्न है वो वीक होता है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दिया 5.5 मीटर की जगह पे 10 मीटर का जो रोड की विड्थ है उसको बढ़ाने के लिए। दिस प्रोजेक्ट हैज क्लेम्ड लैक्स ऑफ ट्रीज एंड एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड डिस्टर्ब्ड अलोंग विद द फर्टाइल टॉप सॉइल्स ऑफ द फ्रेजाइल हिमालय। मैंने आपको ये बोला ही था कि जो हिमालय के जो प्रोजेक्ट है, जो फ्रेजाइल हिमालय हैं, हिमालय के जो, आप सबको पता है कि जो अभी भी हिमालय जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में अगर आप उसको चेकेंगे तो अभी भी वो इवॉल्व हो रहा है, यंग है वो। तो उस हिसाब से ये बहुत ही डेंजरस है कि आप उसके उसके स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो आपको लिमिटेड हो, आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए कि कितने लेवल पे हमारा काम बन जा रहा है, उतना ही डिस्टर्ब करो उस एरिया को। और उसमें भी जब वहां के आप लैक्स ऑफ फॉरेस्ट को कटिंग कर रहे हो, जो टॉप सॉइल है जहां पे फर्टाइल लैंड है उसको भी आप एक्वायर्ड कर रहे हो, तो वो कुल मिला के जो वहां के जो फार्मर्स है उसके लिए भी एक टाइप का डिटरेंट फैक्टर्स काम करेगा। ये अच्छे संकेत नहीं है उस एरिया के लिए, तो राइटर ये भी लिखते हैं। फिर मैंने एक कंपेयर करने की इस प्रोजेक्ट जो ये जो डेवलपमेंट का इमेज है इनका, कि इस टाइप के चीजें कुछ मैं बनाने वाला हूं, सब कुछ सही हो जाएगा, और एक इस टाइप का इमेज मैंने कोशिश किया कि जोशीमठ का इंसिडेंट देखो, कहां कहां तक जो घड़े की दीवारें, घड़े की सब में जो जिस तरीके से वहां पे जो जमीन फटना स्टार्ट हुआ है, आप समझो उसको
कि इसका इम्पैक्ट कहाँ, केवल यही नहीं है, मसूरी वाले एरिया को आप ले लो, उस वाले एरिया में भी इस टाइप की चीजें हो रही हैं। केवल जोशीमठ तो एक एग्जाम्पल है, एक पहला आपको समझने के लिए कि आप समझो इसका। और एक जोशीमठ के ऊपर एक अलग ही तरीके से रिसर्च हो सकता है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताया हूं कि डेवलपमेंट वर्सेस क्राइसिस, इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी। और हिमाचल प्रदेश का लैंडस्लाइड आप सब ने अभी अभी देखा होगा कि कैसे वहां पे इतने सारे एक ही बार में जो चीजें हैं वो ध्वस्त हो गई है, अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे गिर गई हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या करने की कोशिश किया, एक देहरादून बेस का एक सिटीजन थे, फॉर ग्रीन दून को लेकर उनका कुछ चलता है एनजीओ, उन्होंने एक प्ली लगाया कोर्ट में और कहा कि वाइडनिंग ऑफ हाईवे को चैलेंज किया, cited that massive landslides and other environmental concern disasters that have resulted due to the feeling of trees destruction ecosystem of infrastructure का प्रोजेक्ट। सो तुम्हारे ट्रीज काटने की वजह से, तुम्हारे चौड़ीकरण की वजह से, जो ब्रिज है वो बनाने, टनल्स बनाने के चक्कर में जो है वहां पे जो है वहां का जो नेचर है, वहां का जो जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो इसके बाद इसीलिए आप इसको सुनो। इन्होंने देहरादून बेसिक सिटीजन थे, उन्होंने लगाया था ये अपोज करने के लिए कोर्ट में। कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बना दी, एचपीसी की कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट के, शायद सीकरी कमेटी थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं, सीकरी कमेटी बैठी थी। वाज सेटअप फॉर सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द कम्युलेटिव एंड इंडिपेंडेंट इंपैक्ट चेक करने के लिए बनी। और हिमालयन वैली के ऊपर चारधाम प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 2020 में उन्होंने सबमिट किया 2 रिपोर्ट। द पैनल कन्फ्लिक्ट द आइडिया विड्थ ऑफ हिल रोड्स। तो ये थोड़ा सा पैनल जो है इससे कन्फ्लिक्ट किया कि आइडिया विथ जो विड्थ ऑफ हिल रोड्स है उसको, माइनॉरिटी का रिकमेंडेशन क्या बोला, मेड बाय 4 मेंबर्स ऑफ एचपीसी आर्गुड दैट द डिजास्टर रेजिलेंट रोड इज मच मोर क्रिटिकल। इस टाइप का जो रोड है मच मोर क्रिटिकल है देन ए वाइडर रोड प्रोन टू फ्रीक्वेंट ब्लॉकेज, लैंडस्लाइड एंड रिकरिंग स्लोप्स फेलियर्स। तो एक डिजास्टर रेजिलेंट रोड की जरूरत है रेदर देन कि आप वाइडर रोड्स की जरूरत, कि आपको चौड़ीकरण करना है। सुप्रीम कोर्ट वेंट विथ माइनॉरिटी कमिटी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है, तो इसीलिए 5.5 मीटर वाले को मैं एक्सेप्ट करता हूं, अटेस्ट करता हूं हिमालय को देखते हुए। पर लेटर वही वाला कंसेप्ट आ गया। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडिया ऑफ नेशनल सिक्योरिटी क्वाइन किया और बोला कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अदर साइड डेवलपमेंट करेगा, तो हमें तैयार रहना है। फिर कोर्ट, जब मैंने आपको वही बार बार समझाया कि कोर्ट अगर इस टाइप की चीजें करती है, कोर्ट के सामने इस टाइप की चीजें आती है जहां पे नेशनल इंटरेस्ट का वर्ड क्वाइन हो जाता है, तो कोर्ट को लीनियंट होना पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे। So thus court order was devised taking into consideration the recent security challenge at the India-China border and the strategic importance of having double lane road for swift movement of armed force। तो इसके लिए जरूरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो अब ये जरूरी है, तो इसके लिए उन्होंने परमिशन दे दिया। सॉल्यूशन क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि सॉल्यूशन को ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि सॉल्यूशन हमेशा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डाइवर्स अप्रोच हो, ईआईए को रिक्वायरमेंट की जो उसको समझा जाए कि ईआईए का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों बनी है ये संस्था, क्या जरूरत है ईआईए के बनाने के पीछे रीजन, आप उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। लोकल पार्टिसिपेशन लो, वहां के जो लोग जो अच्छे जियोलॉजिकल टेरेन को समझते हैं उनका पार्टिसिपेशन, उसकी भागीदारी बहुत जरूरी है। रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करो, बाईपास मत करो, लॉ को बाईपास मत करो, तरीके मत ढूंढो। और लर्न लेसन फ्रॉम जोशीमठ जैसे इंसिडेंट से सीखो कुछ कि जोशीमठ जैसे इंसिडेंट में क्यों हुआ है। आप उसकी वजह से अगर आप इस तरह के डेवलपमेंट करोगे तो फिर कहीं ना कहीं इंपैक्ट, कहीं ना, अभी तो नहीं होगा, 2 साल के बाद कहीं देखने को मिलेगा। एंड ट्राई टू मिनिमाइज द इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया लाइक मसूरी एंड धनौती। तो आप इस एरिया को देखो, ये भी खतरे में है अभी, जोशीमठ के साथ मसूरी और धनौती है, ये एरिया भी खतरे में है, राइटर ये भी लिख रहे हैं। तो ये सब जो है आपको सॉल्यूशंस या फॉरवर्ड, आपको इस टाइप की चीजें, और आपको चौड़ीकरण करना है ना तो 5.5 का करो ना, और उसका इंपैक्ट करो। आपको ये 10 मीटर का क्यों चाहिए, आप उतनी करो जितने में आपका काम बन जाए, ठीक है। तो सस्टेनेबल वही तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फिर उसके बाद ये सब चीजें थी, तो राइटर ये सब इतना सारा लिखा था। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि कैसे चार धाम प्रोजेक्ट जो है एक टाइप का
केस स्टडी है जिसको समझने की गवर्नमेंट को अपने उसको ईगो पे नहीं लेना है कि हम बना के रहेंगे। आप इसको पहले एक्सेस करो, अगर आपको उसमें सही में बैठता है तो आप बना लो, लेकिन साथ में आप कंसर्न देखो, वहां के लोगों की कंसर्न तो चेक करो कि इससे क्या इंपैक्ट होगा। राइटर यही कहना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी स्टार्टिंग में यही कहा था। तो अभी देखते हैं इस पे क्या बैठता है। राइटर ने जो लिखा वो मैंने समझाने की कोशिश किया कि चार धाम में आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इससे आपका काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। तपस आईएएस को सब्सक्राइब करें।